बाप की इज्जत किसने दी, सम्राट चौधरी पर भड़के नीतीश कुमार। ईडी की रेड पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, सीएजी रिपोर्ट का जिक्र कर बीजेपी को घेरा। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, आतंकी संगठन के साथ खड़ी है कांग्रेस। टिकट कटने से नाराज बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी हाईकमान को कहा अंधा पैरा। जेपीएनआईसी की दीवार फाड़ने के बाद बोले अखिलेश यादव, जनता के सामने कुछ नहीं सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भड़क गए। सम्राट चौधरी को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी अंड बंड बोलता है जिसका कोई मतलब ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी बीच सम्राट चौधरी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि आप लोग जिसका नाम ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बाप को इज्जत किसने दी, हमने दी। उसका कोई मतलब है, जिसका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हमारा उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री। अरे क्या कर रहे हैं? इसके पिताजी बना दिए और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है उस सबका। देखिए, उसकी चर्चा मत करिए। आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। अब तो अपनी तो अच्छी अब तो बीजेपी जो कर रहा है वैसा ही देख रहा है कि ऐसा लोगों को कहो जो सबसे ज्यादा को बना दिया है। बोलिए ना, हम वैल्यू देते हैं। जेपी नड्डा ने आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे। अभी आप जान लीजिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे। अभी आप मत पूछिए हमसे, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। एक चीज लोगों के सामने अभी हम पार्टी का मीटिंग पूरे हाउस में बात रखेंगे, सबकी राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय, अभी मत चिंता करिए। जेपी नड्डा ने फिर से कहा है क्या क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। जेपी नड्डा ने कहा है, समाप्त कर देंगे। जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि क्षेत्रीय रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो तो एक्चुअली देखिए, बात ये है कि आप लोग एकदम शुरू से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है। अब कोई सरकार के पैसे का सदुपयोग कर रहा है तो जो इधर उधर कर रहा है, इसीलिए अंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेटमेंट तो देखने नहीं जाते। आप चिंता मत करिए, आप लोग बस चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी, इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। सर आप चिंता मत करिए। हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। वो लोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते, और आपको हम बता देते कि आजकल उन लोगों का स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा आता है। तो क्या कि हम झूठे देखते? पहले आप जानते हैं हम बचपन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे और कितना ज्यादा सब चीज देखते थे। आजकल सब चीज को बर्बाद कर दिया है, तो अब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते। अब फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे। और आप लोग इतना बढ़िया हो जाएगा, यंगर न हो, हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं। जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा, बहुत फायदा होगा। एक सवाल आप चिंता मत करिए।
आम आदमी पार्टी इमरान खान के घर पर ईडी ने रेड डाली है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि सभी आप लीडर्स के खिलाफ केस छूटे हैं। पीएम को चैलेंज करते हुए केजरीवाल ने कहा, आपके किसी भी नेता से एक भी पैसा नहीं मिला। आप नेताओं के खिलाफ 170 से अधिक मामले दर्ज किए गए और लगभग 140 मामलों में फैसला हमारे पक्ष में है। कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्लाकर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था। कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे, हर चीज़ पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश छोड़ के लोग दूसरे देशों की, भारत छोड़ के लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल के ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के, भारत छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल खराब हो चुका, व्यापार बर्बाद हो चुका है, उद्योग बर्बाद हो चुका है, व्यापारी डरे हुए हैं, उद्योगपति डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है, मीडिया वाले डरे हुए हैं, आप सब लोगों को डरा रखा है। तो बहुत ज़्यादा खराब है माहौल। लेकिन आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी डटी हुई है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। मोदी जी जो मर्जी कर ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। संजय सिंह के खिलाफ कल ईडी ने कहा कि 4 करोड़ रुपए उन्हें रिश्वत दिया गया और कुछ पेपर बताए। साबित तो करे। मैंने भी सुना था ईडी कोर्ट में कह रही थी कि हमारे पास सबूत तो हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। कल ईडी ने कोर्ट में बोला हमारे पास सबूत तो है, हम दिखाएंगे नहीं। तो अगर कोर्ट को ही सबूत नहीं दिखाओगे तो किसको दिखाओगे? अपने घर में रखोगे क्या सबूत? सर, संजय सिंह ने कोर्ट को कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर कई सारे कंसर्न है। ये भी कहा कि एनकाउंटर किया जा सकता है उनका, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इस बारे में वो लेगा और उसके ऊपर उचित कदम। ने कहा कि प्रधानमंत्री इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल संबंधों को देखकर इजरायल हमास संघर्ष पर फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक को खुश करने की खातिर आतंकी संगठन के साथ खड़ी है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस इतना कैसे गिर सकती है। देखिए, पहली बात है कि भारत की सरकार का एक स्टैंड है। भारत की सरकार ने बहुत सोच समझकर जो अन्याय हो रहा है, जो जाति हो रही है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है और जिस तरह से कत्लेआम को अंजाम दिया, उसको देखकर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिसी है और जो इंटरनेशनल एक हमारे संबंध है दुनिया भर में, उसको देखकर एक फैसला लिया। लेकिन ऑपोजिशन ने केवल और केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे कत्लेआम को अभी साथ देने का मन बनाया। ये बड़ी हैरानगी की बात है, किस तरह से बच्चियों को मारा जा रहा है, लड़कियों को उठा के मारा जा रहा है, क्या क्या किया गया।
और ऐसे में उनके साथ आप एक आतंकवाद के साथ आप खड़े दिखे, आतंकी संगठन के साथ कांग्रेस खड़ी दिखे, तो बड़ी दुख की बात है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर था कि जब आप इतने बड़े आतंकी संगठन के साथ खड़े दिखोगे तो आपको सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और आज कांग्रेस के इंटरनली जो इनका इन्होंने अलायंस बनाया उसके और इंटरनली भी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि आप इस कदर वोटों के लिए कहां तक गिर सकते हो। राहुल गांधी ने कल शाला है यहाँ पर, और इसमें जो गरीबों का पैसा है वो छीन लिया जाता है और कहीं और लगा दिया जाता है। देखो मध्य प्रदेश में हो रहा है। बीजेपी कौन सी शाला है ये सबको पता है। भारत के तरक्की से लेके वतन परस्ती तक जो भारत की सरकार इस वक्त की मोदी जी की अगुवाई में काम कर रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से उनके खुद के पिताजी को, ज्यादा दूर नहीं, उनके पिताजी बताते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 5 रुपए नीचे जाते हैं, 95 रुपए मेरे वर्कर खा जाते हैं। वो पार्टी आज अगर इस पे भी ज्ञान दे तो बड़ी शर्म की बात है। राहुल जी कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, कभी भी बोलें, जो पार्टी के मुखिया को यही नहीं पता कि खुद अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो खुद ही अपनी पार्टी को जो हरा रहा था, जिस आदमी का इतना ही विजन नहीं है, उस आदमी के विजन पे आप क्या सवाल करोगे। छत्तीसगढ़ राजस्थान के सीएम सेंसस है वो पहले कर लेना चाहिए थी, उसी को अपने करते बोला उन्होंने कि जिस तरीके से हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में खड़े रहे थे, इसी तरीके से दूसरी पार्टी वाले भी कास्ट सेंसस बिल के खड़े रहेंगे, चाहे बीजेपी हो कोई पार्टी। तो चलो वो तो कौन नहीं मना करता है, लेकिन आप तो राजनीति के लिए कर रहे हैं ना। आपका पर्पस तो जो बात के प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, चाहे वो दलित भाईचारे से हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से, आप चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े। आप तो एक ही पर्पस है आपका कि किसी तरीके इस पॉलिसी को डिफीट किया जाए, आपका पर्पस ये है। इसलिए आपका इस पर्पस को हल कोई नहीं कर पाएगा। जो बंगलो अलॉटमेंट हुआ था उसको लेकर वो हाईकोर्ट चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से बीजेपी दफ्तर में बंगलों को छीनना चाहते हैं। अरे भाई, जो पार्टी ये कह के आई थी कि हम एक कमरे के मकान में रहना चाहते हैं, आज वो कोर्ट कचहरियों में सरकार का पैसा अरबों रुपया खर्च करा रहे हैं। किसके लिए? कि हम मंत्री तो नहीं है पर हमें मंत्री वाला बंगला चाहिए। हम मंत्री तो चाहे नहीं बने लेकिन हमें मंत्री वाली सुविधा चाहिए। हम मंत्री तो चाहे नहीं बने लेकिन मंत्री वाला करोड़ों रुपए हमारे बंगले पे लगना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का बंगला, मुझे उससे बड़ा बंगला चाहिए। अब ये जिद अगर राघव चड्ढा करेंगे, इस जिद को कौन पूरी कर सकता है? और फिर उसके बाद कहेंगे कि जो पार्टी है वो जानबूझकर कर रही है, वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। अरे भैया, तुम एक एमपी हो, तुम एमपी वाले घर में क्यों नहीं रहना चाहते? तुम बंगला मंत्री वाले बंगले में क्यों रहना चाहते हो? ये देश के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उसके लिए करोड़ों रुपया सरकार का लगवा रहे हो, कोर्टों में जा रहे हो और वकील भी सारी सरकार खर्च कर रही है। मुझे लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढे की इस बातों का जवाब उनको देना चाहिए। दिल्ली के ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले अब वो भी यही कहेंगे, अमानतुल्लाह खान भी यही कहेंगे कि बदले की भावना है। अरे भैया, अब पैसा तुम लूटोगे तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, एंटी करप्शन कार्रवाई ना करे, ईडी कार्रवाई ना करे, सीबीआई कार्रवाई ना करे। तुम लूटना बंद कर दो, कोई कार्रवाई तुम पे नहीं करेगा, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन उस पर कार्रवाई होनी जरूरी थी और हमें यह भी पता है जितना करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है अब उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा तो जी। बुंदेलखंड में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सागर जिले में भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी के लोग अपनी ही पार्टी से खफा हो रहे हैं। अब बेटे को टिकट न मिलने पर भाजपा के पूर्व नेता ने बगावत रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने भाजपा आलाकमान पर हमला करते हुए उन्हें अंधा, बहरा और तानाशाह तक कह डाला। उन्होंने सोचा है हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी कोई आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब अभी फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे ना, हमने लिया ना। हाँ, हमने लिया, हम कब लड़े? जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे, यही आगे आ गए थे कि हम लड़ेंगे। हम कि तुम लड़ जाओ,
और हमने उनका काम किया। अब वे लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बंडा में जाके इनके लिए काम करने पड़ो तो आप जाओ? बिल्कुल पक्का जी। दादा एक चीज के अभी जैसे जिले में 7 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हुआ, उनमें कोई भी यादव समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं रखा। हाँ नहीं रखा, वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। तो वे 3 क्या संख्या बैठती है? 2%। ये आपने हाईकमान में कोई चर्चा नहीं करी? सुधीर हाईकमान देखो यार, इस वक्त में भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। मछली से ये पूछा जाए कि वो कैसे फ्राई होगी, ये उसको नहीं पता। ऑलमोस्ट हम लोग जनता के बीच रहते हैं और ये एग्जाम 5 साल में आता है। हर साल आता होता तो भी चल जाता। तो एग्जाम नेता जो है वो 5 साल की पढ़ाई को अपना एग्जाम के रूप में परिवर्तित नहीं करता। लेकिन भाई साहब, इससे एक मैसेज ये भी बनता है कि आप बैठ के कर रहे हैं, उससे किसी और को मैसेज दे रहा है क्या कि आप हमसे आगे बात कर लो, हमें कुछ बोल जाओ तो फिर हम ये सब बंद करें? बोलने वाले, बात करने वाले हमसे रोज बात करते हैं, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। वो रोज उनके फोन आते हैं, रोज बात करते हैं। जिनको भी बात करनी है इस दुनिया में, बात करना बड़ा आसान है, अब तो बहुत कठिन है नहीं। एक फोन ही लगता है किसको। बाइडन आपसे बात करना चाहे तो अभी बात हो जाएगी आपकी, कोई बड़ी बात है क्या? तो आप बड़ी मछली नहीं फंसा पा रहे? मछली है तो फंसती है, कहाँ जाएंगी मछली भी फंसेंगी। जिसको वोट चाहिए वो तो फंसेगा ही साहब, कहाँ जाएगा। चुनाव लड़ेंगे आप नहीं लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। जैसे अभी अटकलें चल रही हैं कि आप कांग्रेस में या आप पार्टी में भी? कांग्रेस के लोग भी संपर्क में है, आम आदमी पार्टी के लोग भी संपर्क में। क्योंकि बंडा में मतलब यदि चुनाव लड़ेंगे तो बंडा से या कहीं और से, कहाँ से? स्वाभाविक है कि अपनी मेहनत वहाँ बंडा ही में है और डाइवर्ट करने का लोग प्रयास करते हैं इधर उधर, तो वो नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन अखिलेश को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में JPNIC का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर दाखिल होते हुए चले गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसी बीच और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो PGI अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसमें परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार
माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे। मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझने हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है आज के दिन माल्यार्पण? कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा? पत्रकार साथियों, उसमें तो आप में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में जुटे थे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा। और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी। एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पे देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सपना देखेंगे सब लोग। बड़ी खबरों का इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें